ऑल स्टूडेंट हाउ आर यू। आज हम फिर एक बार हाजिर हैं आपकी क्लास में, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए। लेकिन इससे पूर्व क्या आप लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं? यदि हैं तो अपन आगे बढ़ते हैं एक नई अभ्यास के साथ, जो कि बहुत ही सिंपल है और पूर्व कक्षाओं में भी इसका कुछ अध्ययन आपने किया था। लेकिन बोर्ड परीक्षा में इस अभ्यास से संबंधित प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बहुत बड़े अंक का प्रश्न इससे पूछा जाता है। और सभी विद्यार्थी यदि अच्छे से ध्यान लगा कर के पढ़ें तो बहुत आसानी के साथ इस प्रश्न को हल कर सकते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्नमाला है। तो आइए अपन देखते हैं इस प्रश्नमाला को। लेकिन इसके लिए आप पूर्ण रूप से पहले तैयार हो जाइए और बहुत आसान अभ्यास है, थोड़ा सा ध्यान दें, वीडियो पूरा देखें और पूर्ण सतर्कता के साथ अपनी नोटबुक और पेन साथ में होनी चाहिए और उसमें लिखने के लिए भी तैयार रहें। तो आपकी प्रश्नमाला का न्यू एक्सरसाइज का नाम है लीनियर इक्वेशन एंड इक्वेलिटीज इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं असमीका। सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा पर विचार करें तो परिभाषा तो आप वैसे पहले से ही जानते हैं कि समीकरण क्या होते हैं। समीकरण देखिए, एक वेरी सिंपल परिभाषा। समीकरण किसे कहते हैं? यदि अपन दो पक्षों की तुलना बराबर के चिन्ह से कर दें वही समीकरण कहलाता है। अर्थात दो पक्ष अपन अज्ञात पक्ष, जैसे मान लीजिए कि मान लो 4x और इधर मैं लिख रहा हूं 8, दो पक्ष हैं। ये आपका अज्ञात पक्ष है, ये ज्ञात नंबर्स है। यदि इन दोनों के बीच में इक्वल का चिन्ह लगा दें यही समीकरण बन जाता है। तो इस प्रकार से बराबर के चिन्ह से यदि अपन दो पक्षों की तुलना कर दें या दो कथनों की तुलना कर दें वही समीकरण होता है। लेकिन समीकरण भी अपने पास कौन से हैं? दो चर वाले, अर्थात जिसमें चरों की संख्या दो, x और y दो चर वाले, दोनों चर जिसके अंदर विद्यमान हो, दोनों रैखिक हो। रैखिक का अर्थ है कि दोनों की पावर घात एक एक होनी चाहिए। दोनों वेरिएबल्स के ऊपर एक घात हो तो उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण बोलते हैं। इक्वेलिटीज की बात करें तो जो आपका ये बराबर का चिन्ह है, इन समीकरणों के अंदर यदि हम इज ग्रेटर देन इक्वल टू या इज लेस देन इक्वल टू या केवल इज ग्रेटर देन या केवल इज लेस देन, इन चारों में से किसी भी सिंबल का प्रयोग कर दें बराबर के चिन्ह के स्थान पर तो वो समीकरण असमीका के अंदर बदल जाता है। तो देखिए आप देखते हैं इनको, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ये होता है 2ax + by + c = 0। तो यहाँ पर ये टू वेरिएबल्स इक्वेशन है और लीनियर है। क्यों? क्योंकि x और y के ऊपर घात एक एक है तो इसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं, वो भी दो चर वाली, अर्थात टू वेरिएबल्स। ये एक इसका मानक रूप है। लेकिन यदि अपन एक समीकरण के स्थान पे दो समीकरणों का एक जोड़ा बना दें, उसका पेड़ बना दें तो वो कहलाते हैं युगपत समीकरण, अर्थात दो चर वाले युगपत समीकरण या उनका युग्म या उनका जोड़ा। तो मानक रूप के अंदर युगपत
युगपत समीकरण। और युगपत समीकरण के अंदर मानक रूप जो होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो इस प्रकार से ये जोड़ा जो है ये युगपत रैखिक समीकरण कहलाता है और युगपत रैखिक समीकरण का ये मानक रूप कहलाता है, मानक। और इस मानक रूप में a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सभी गुणांक कहलाते हैं। इनको हम क्रम से पहला समीकरण एंड दूसरा समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर हम इन गुणांकों को निम्न प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। a1 x का गुणांक समीकरण एक में, एक नंबर के समीकरण में x का गुणांक है, b1 y का गुणांक है समीकरण नंबर एक में, और c1 समीकरण नंबर एक का ही अचर गुणांक है, अचर गुणांक समीकरण एक। ये समीकरण एक से संबंधित राशि है। इसी प्रकार a2 समीकरण दो में x का गुणांक और b2 समीकरण नंबर 2 में y का गुणांक, c2 अचर गुणांक। तो इस प्रकार से दोनों समीकरणों में इन गुणांकों की पहचान की जाती है। अब अपन आते हैं कि वे इनको असमीका में कैसे बदलें। मान लीजिए आपके पास मानक रूप ये है और इस बराबर के चिन्ह के स्थान पे अपन इन चारों में से किसी एक चिन्ह का प्रयोग करें तो वो असमीका कहलाएगी। अर्थात असमीका का मानक रूप, असमीका समीकाएं इस रूप में होंगे ax प्लस by प्लस c इज ग्रेटर देन इक्वल 0, या फिर इसके स्थान पे हम ax प्लस by प्लस c इज लेस देन इक्वल 0, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ax प्लस by प्लस c इज ग्रेटर देन 0, या ax प्लस by प्लस c इज लेस देन 0। इनमें से कोई भी एक गुणांक शून्य हो सकता है और ABC में से जो गुणांक शून्य होगा वो पद असमीका में नहीं होगा। ऐसा ही आप रैखिक समीकरण में भी कर सकते हैं। अब आगे अपन देखते हैं कि भाई दो चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं इनको हम कैसे हल कर सकते हैं, और इनको हल करने की एक विशेष विधि है आलेख, ग्राफीय विधि। ग्राफ की सहायता से इनको हल करना, अर्थात लेखा चित्र बना करके इनको हल करने की विधि को ग्राफीय विधि कहते हैं। अर्थात ग्राफ का जो प्रश्न आता है ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए अपन इस आलेख विधि को सीखते हैं। अपन आलेख विधि सीखने से पूर्व इनकी प्रकृति के बारे में मालूम कर लेते हैं। प्रकृति अर्थात रैखिक समीकरण युग्म, जोड़ा, जोड़े के रूप में आपको रैखिक समीकरण दे रखा हो तो सबसे पहले उनको मानक रूप में डिफाइन करें, अर्थात इस रूप में लेके आइए पक्षांतरण से या किसी भी तरीके से। तो जब इस रूप में आ जाएगा उसके बाद में ये इनके गुणांकों की तुलना करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 a2 के मान आप निकालो। अब इसके बाद में प्रकृति तीन प्रकार की होती है। गुणांकों में अनुपात निकालें
अर्थात a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, अर्थात इन गुणांकों का अनुपात इन गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं हो। तो आलेख के अंदर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यानी बीजीय हल निकालें तो अद्वितीय होगा, अर्थात एक हल होगा। और संगत असंगतता देखें तो ऐसे समीकरण युग्म को संगत कहते हैं। इसी प्रकार दूसरी प्रकृति, पहले दोनों अनुपात गुणांकों का बराबर हो तब हम तीसरा अनुपात निकालेंगे। तीसरा अनुपात यदि इसके बराबर नहीं है तो इस स्थिति में आलेख के अंदर रेखा खींचोगे समीकरणों की तो वो समांतर आएंगे बिल्कुल और कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं है तो ऐसे समीकरण युग्म को असंगत कहते हैं और असंगत वाले के हल नहीं होते। इसके बाद में तीसरी प्रकृति आती है कि पहला अनुपात दूसरे अनुपात के बराबर हो और तीसरा भी उसके बराबर हो, अर्थात तीनों गुणांकों का अनुपात बराबर, तो रेखा ग्राफ के अंदर संपाती होगी। और संपाती का अर्थ होता है सिर्फ दोनों की एक ही रेखा खींची जाएगी, अर्थात दोनों रेखा ऊपर नीचे होंगी तो उसे संपाती कहते हैं। बीजीय हल ऐसे समीकरण युग्म के एक से ज्यादा हल होते हैं, यानी इसको अनंत हल भी कह सकते हो, अनेक हल भी कह सकते हो। और संगत असंगतता देखी जाए तो ऐसे समीकरण निकाय संगत होते हैं, समीकरण युग्म में संगत होते हैं। ये तीन प्रकार की प्रकृति होती है दो चर वाले रैखिक समीकरणों की, और इन प्रकृति के आधार पर अपन आलेख विधि या बीजीय विधियों को प्रयोग में लाते हैं और हल निकालते हैं। इनको हल करने की जो विधि है उसमें से इंपॉर्टेंट विधि है आलेखीय विधि, और आलेखीय विधि का ही क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन बड़े अंक का होता है तो बहुत ही ध्यान देने की बात है, तो आप अच्छे से ध्यान दीजिए, पूरा देखिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए। आलेखीय विधि जिसका दूसरा नाम है ग्राफीय विधि, अर्थात ग्राफ में हम रैखिक समीकरणों को कैसे हल करते हैं। हल करने के लिए सर्वप्रथम हम दिए गए रैखिक समीकरण युग्म अर्थात दोनों समीकरणों को x वाले पद के सापेक्ष पक्षांतरण करेंगे, अर्थात उस रूप को हम बोलते हैं आलेखीय रूप। x के सापेक्ष पक्षांतरण करने के पश्चात हम एक सारणी के अंदर x तथा y के कम से कम तीन मान लेकर के सारणियां बनाते हैं, और उन सारणियों में जो मान आपको प्राप्त होते हैं उन मानों के द्वारा आलेख में बिंदु दर्शाते हैं, और उन बिंदुओं को मिलाने पर हमें एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो इस विधि को समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के द्वारा आलेखीय विधि का हल करना अपन सीखेंगे। एक एग्जाम्पल है 7 का फर्स्ट, जिसमें समीकरण युग्म आपको दे रखा है, और इस समीकरण युग्म को आलेख विधि से हल करने के लिए पहले आलेखीय निरूपण करते हैं। आलेखीय निरूपण करने के लिए फर्स्ट समीकरण को x वाले पद यानी 3x के सापेक्ष पक्षांतरण करके लिखें। अब पक्षांतरण तो आप लोगों को आना ही चाहिए, अर्थात 3x को अपन ऐसे कैसे लिखते हैं, फिर बराबर के बाद में इन दोनों पदों को उठा करके राइट में ले जाएंगे, और जब इन दोनों पदों को राइट में ले जाएंगे तो इन दोनों के चिन्ह भी बदल जाएंगे, अर्थात 11 प्लस का होगा 2y माइनस का होगा। ये आलेखीय निरूपण कहलाता है। इसी तरह से दूसरे समीकरण को भी x वाले पद के सापेक्ष पक्षांतरण कर दो तो इसका होगा 2x इक्वल, अब -3y और 10 को लेफ्ट से उठा करके राइट में ले जाएंगे तो इन दोनों के चिन्ह बदलेंगे, यानी 3y प्लस का होगा 10 माइनस का होगा। ये आलेखीय निरूपण कहलाता है। इसके बाद में इसके नीचे इसकी एक सारणी बनानी है, एक टेबल्स बनानी है, जिसमें x और y के अपन कम से कम 3 मान लेंगे।
इसी तरह से इसके नीचे इसकी भी टेबल बना दे और 3 मानों के लिए इसे भी तैयार करें। अब ये मान कैसे निकालते हैं, यहां पर देखिए x के सापेक्ष पक्षांतरण है तो y का मान अपने मन से पूर्णांक में से रखना है, पूर्णांक रखना है, यानी डेसिमल नंबर्स आपको नहीं रखने हैं, पॉइंट वाले आपको नहीं रखने हैं, और वो मान इसमें रखें और रखने के पश्चात जो x की वैल्यू है वो भी हमें पूर्णांक में ही प्राप्त होनी चाहिए, यानी इंटीजर नंबर्स के अंदर ही मान रखने हैं, इंटीजर में ही आपको प्राप्त करने हैं। तो इसको मैं इधर समझा रहा हूं आपको, जैसे आपको छोटे छोटे पूर्णांक लेने हैं, माना y बराबर अपन 0 लेते हैं, 0 एक पूर्णांक है, वो इसमें रखिए तो हमें प्राप्त होगा 3x इक्वल 11 माइनस 2 इंटू 0। लेकिन इसको जब हल किया जाता है तो 3x इक्वल 11 माइनस 0 या 3x बराबर 11 अर्थात x इक्वल 11/3 ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए हम y की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, अर्थात y के स्थान पे 0 के स्थान पे आप अन्य कोई पूर्णांक लें। आप 1 लेते हैं, 1 लेते हैं तो 0 के स्थान पे 1 होगा, 1 करेंगे तो 2 इंटू 1 मीन्स 2 होगा, 11 में 2 घटाएंगे तो हमें प्राप्त 9 होगा, और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल हमें 3 प्राप्त होगा। ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक, तो एक मान आप सारणी में ये रख दीजिए, y वाले कॉलम में 1, x में हमें प्राप्त हुआ 3। इसी तरह से अपन दूसरा मान लेते हैं, और दूसरा मान लें तो y के स्थान पे हम यहाँ 3 कर देते हैं, क्योंकि 2 पर तो मान आएगा नहीं, 3 करके देखते हैं तो 3 पर ये 3 हो गया, 3 को घटाएंगे ये 6 हो गया, 6 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये पूर्णांक नहीं, तो ये वैल्यू भी हम नहीं ले सकते, अर्थात इसके स्थान पे y इक्वल 4 रखते हैं। जब 4 रखेंगे इसके अंदर तो हमें प्राप्त होगा 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, 11 में 8 घटाया तो 3, और x इक्वल टू हमें प्राप्त होगा 3/3, यानी x इक्वल टू 1, अर्थात ये पूर्णांक है, तो ये वैल्यू अपन दूसरी वैल्यू रख सकते हैं, y के स्थान पे 4, x के स्थान पे 1। इसी तरह से तीसरा एक मान और निकालना है, तो ये मान निकालने के लिए अपन y की वैल्यू ऋणांक पूर्णांक भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव भी रख सकते हैं, ये आपका रफ कार्य था, ये आपको पेज भी नहीं करना है। तो अब अपन मान लेते हैं y बराबर -1। यदि -1 मानते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखते हैं। 3x इसमें रखना है आपको, 11 माइनस 2 इंटू y के स्थान पे -1, तो 3x इक्वल 11 माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, यानी 13 प्राप्त हुआ 3x, तो x इक्वल टू हमें प्राप्त होगा 13/3, यानी ये पूर्णांक नहीं है, तो ये वैल्यू अपन नहीं ले सकते। तो अपन यहाँ पर माइनस का कर देते हैं 2, और -2 करने पर y के स्थान पे -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो +4 प्राप्त हुआ, 4/11 को जोड़ेंगे 15, और 15 में 3 का भाग देंगे तो हमें पूर्णांक 5 प्राप्त होगा। तो ये अपने पास एक छोटे छोटे पूर्णांक रखने से एक सारणी तैयार हो गई, y का मान हमने रखा कितना, -2, प्राप्त हुआ 5। तो इसी तरह से अपन दूसरी टेबल भी तैयार करते हैं, जैसे इसमें मान रखे वैसे इसमें मान रखने हैं, पूर्णांक में मान रखना है, पूर्णांक में ही मान आपको प्राप्त करना है।
तो यहाँ पर अपन y की वैल्यू 0 रख के देखते हैं। यदि इसमें 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, 2x बराबर -10 तो ये -5 प्राप्त। देखिए इधर रख के बताता हूँ, y पर 0 रखा तो ये 2x इक्वल 3 इंटू 0 -10, तो 2x इक्वल 3 को 0 से मल्टीप्लाई 10, 2x इक्वल 0 में से 10 घटाएंगे -10, तो 2x बराबर की वैल्यू आ गई, तो x इक्वल -10/2 यानी x इक्वल -5। ये पूर्णांक है तो हम एक मान ये ले लेते हैं। इसी तरह से y का मान यदि अपन 1 रखें तो वैल्यू प्राप्त नहीं होगी। अब 2 रख के देखते हैं, y इक्वल तो 0 के स्थान पे 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 6 में से 10 घटाएंगे तो माइनस कितना 4 और -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -2। अर्थात 2 रखने पर y की वैल्यू 2 रखने पर x की वैल्यू -2 प्राप्त होती है। इसी तरह से अपन तीसरा मान अपन निकाल सकते हैं। एक मान आप ऋणात्मक भी रख सकते हो, सारे के सारे धनात्मक भी रख सकते हो। तो 2 पे वैल्यू आ गई तो इसके बाद 3 पे नहीं आएगी, 4 पे वैल्यू आएगी। तो यहाँ 4 रखेंगे 12 होगा, 12 में से 10 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, यानी 4 रखने पर 1 आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार से दोनों सारणियां आप तैयार करें और इसके बाद नीचे इसके निर्देशांक लिखें। निर्देशांक पहले x का मान कोमा y1, ये किसी बिंदु के निर्देशांक कहलाता है। 1 4 5 -2, अर्थात पहले समीकरण में ये 3 बिंदु आगे हमें दर्शाने हैं। इसी तरह से इधर -5 0 -2 2 एंड 1 4। तो इस प्रकार से ये कार्य आपको कॉपी के पेज में करना है और कॉपी के पेज में ये कार्य करने के पश्चात अब हमें बनाना है ग्राफ। अर्थात टेबल तैयार होने के बाद, आलेख के निरूपण तैयार होने के बाद आलेख कैसे बनाते हैं, तो आलेख बनाने के लिए अब आप लोग तैयार हो जाइए कि आलेख कैसे बनाते हैं। आपका ग्राफ पेपर इस तरह से दिखाई देता है। अर्थात इस ग्राफ के अंदर मोटी मोटी कुछ लाइनें दिखाई देती हैं, वो आपको क्षैतिज भी दिखेंगी यानी आड़ी, और ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी लाइन दोनों तरफ होती है। अर्थात इनमें इस प्रकार के ये चौकोर खाने बन जाते हैं, वर्ग बन जाते हैं, और इनमें एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच जो दूरी होती है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होती है। और इस मोटी रेखाओं के बीच में बारीक बारीक 10 छोटे खाने और होते हैं, जिनको 1 mm के बराबर नाप लिया जाता है। अर्थात 1 mm के बराबर छोटे खाने होते हैं, लेकिन अपन को छोटे खानों पर ध्यान नहीं देना, हमें मोटी रेखा पर देखना है, क्योंकि सारे के सारे मान हमने पूर्णांक में लिए हैं। पूर्णांक यहाँ पर देखें बिल्कुल छोटे छोटे पूर्णांक हैं, बहुत बड़े पूर्णांक नहीं है। तो ऐसे स्थिति में आप लोगों ने पूर्व कक्षाओं में भी ग्राफ कुछ बनाने सीखे थे, तो ग्राफ बनाते समय हमें 2 अक्षों की आवश्यकता होती है। एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं, एक ऊर्ध्वाधर। जो क्षैतिज रेखा होती है इसको भुज यानी इसको x अक्ष बोलते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर होती है इसको y अक्ष बोलते हैं। तो ये दोनों अक्ष यानी कोटि और भुज आपको खींचनी पड़ेगी। अब ये कौन सी रेखाओं पर या इस ग्राफ पेपर में कहीं भी खींच सकते हैं, तो बहुत सारे बालक होते हैं जचे वही खींच देते हैं, ऐसा नहीं है। आपको दोनों अक्ष मोटी रेखाओं के ऊपर ही खींचने हैं।
जैसे कि अपन यहाँ पर एक मोटी रेखा के ऊपर क्षैतिज रूप में यानी इस तरह से स्केल लगा करके और आप एक रेखा खींचते हैं, इसको एक्स अक्ष लिखते हैं। इधर आपका पॉजिटिव एक्स होगा, इधर एक्स डैश लगाते हैं। आप इसी तरह से ऊर्ध्वाधर रेखा के ऊपर भी एक मोटी रेखा पर लाइन खींचते हैं, स्केल लगाते हैं। तो ये कहलाता है आपका वाई अक्ष, नीचे आपको वाई डैश। जहां पर दोनों अक्ष एक दूसरे को काटेंगे वो मूल बिंदु होता है, जिसके निर्देशांक हमेशा 0 0 होंगे, चाहे पैमाना कुछ भी हो। अब इसके बाद में आता है कि इन बिंदुओं को दर्शाने के लिए हमें पैमाना भी लेना पड़ेगा, और पैमाना लेने के लिए यहाँ पर जितने आपके पास ये बड़े खाने हैं इन्हीं के आधार पर लेते हैं कि आपके पूर्णांक कितने बड़े और छोटे हैं। तो यहाँ पर देखिए अपन पैमाना लेते हैं, एक्स अक्ष इधर के मान सारे पॉजिटिव हैं, 1 2 3 4 5 6 खाने। तो आप एक्स अक्ष में देखिए 6 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं है, तो आप पैमाना 1 इकाई ले सकते हैं। इसी तरह से y में ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बड़े खाने हैं, तो 7 से बड़ी कोई वैल्यू दिखाई नहीं दे रही, इसलिए पैमाना इसके कोने में लिखे, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, 1 यूनिट, ये हमने पैमाना ले लिया। और जब 1 सेंटीमीटर का मतलब एक बड़ा खाना होता है, तो यहां से काउंट करें, मूल बिंदु से धनात्मक दिशा में एक मोटी रेखा पर 1, दूसरी पर 2 3 4 5 6। इसी तरह से मूल बिंदु से ऊपर एक मोटी रेखा पर 1 2 3 4 5 6 7। मूल बिंदु से इधर आएंगे तो ये नेगेटिव मान होंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6। मूल बिंदु से नीचे के मान y में -1 -2 -3 -4, ये डिफाइन करो। अब इसके बाद में प्रत्येक समीकरण की जो टेबल है उसके निर्देशांक दर्शाने हैं। पहले समीकरण में देखिए ये पहला बिंदु x का मान +3 y का +1, तो x का मान यहां से देखेंगे x अक्ष पर +3, y का +1 तो ऊपर आना पड़ेगा 1 हो गया। तो इस जगह एक बिंदु लगा करके इसे इस तरह से अंडरलाइन करें और आप लिखते हैं 1 3 शो, यहां पर 3 1 लिखना है, ये इसके निर्देशांक हो गए बिंदु। दूसरा बिंदु 1 4, x का मान 1 y का 4, 1 2 3 4, ये y का 4 होगा, तो ये होगा 1 4 बिंदु। तीसरा बिंदु 5 पे -2, अर्थात x का मान 5 y का मान -2, तो x का मान 5 1 2 3 4 5 ही होगा, -2 तो नीचे की तरफ आना पड़ेगा, y का मान -2, तो ये बिंदु हो गया आपका 5 -2। अब ये तीनों बिंदु आ चुके, इन तीनों बिंदुओं को स्केल से मिलाओगे तो बिल्कुल सीधी रेखा आएगी आपके पास, और सीधी रेखा इस मध्य बिंदु से गुजरनी चाहिए, अंडरलाइन को टच नहीं करना, मध्य बिंदु से होती हुई गुजर जानी चाहिए। तो इस प्रकार से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी जब आप स्केल लगा करके खींचे, एक ही बार रेखा खींचनी है। इसके समीकरण को भी आप दर्शाएं तो इसका समीकरण आपके पास था 3x + 2y -11 = 0। इस समीकरण की ये रेखा है। अब इसके पश्चात दूसरे समीकरण, यहां पर -5 0 है, तो x का मान -5 ये है, y 0 तो ये बिंदु अक्ष पर ही होगा, ये -5 0 एक बिंदु। दूसरा बिंदु -2 पर 2,
x का मान -2, y का मान +2, तो ये बिंदु होगा -2 पर 2। फिर इसके बाद में तीसरा मान 1 पर 4, यानी x का मान तो 1 है और y का मान 4, ये बिंदु वापस आ गया 1 4। अब तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचे, सीधी रेखा आएगी बिल्कुल यहां से प्रतिच्छेद करेगी। इसका भी आपको समीकरण लिखना है और रेखा का समीकरण होगा 2x, ये है 2x - 3y + 10 = 0। तो दोनों समीकरणों की रेखा हमें प्राप्त हो गई। दोनों समीकरणों की रेखा इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है। तो इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक देखिए, x बराबर 1 है, y बराबर आपको 4 प्राप्त हो रहा है। यही आपका उत्तर होगा। अर्थात यहां से आप लंब डाल सकते हैं, लंब डालेंगे x अक्ष को 1 पर काटेगा, y अक्ष पर लंब डालेंगे तो ये 4 पे काटेगा। यही आपकी आलेखीय विधि है। अर्थात आलेख विधि में दोनों रेखा बिल्कुल सीधी आएंगी, प्रतिच्छेद करेंगे तो अद्वितीय हल आएगा। तो ये इस प्रकार से आलेखीय विधि है। अब आप कॉपी के पेज में भी नीचे लिखते हैं कि ग्राफ से x बराबर हमें 1 प्राप्त हुआ, y बराबर 4, यही आपका हल कहलाता है। तो इस प्रकार से आलेख विधि पर थोड़ा सा अभ्यास करें और अच्छे से समझने के लिए अपन नेक्स्ट वीडियो में पुनः आलेखीय विधि के और प्रश्नों को हल करके देखेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू।